बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान हुकूमत ने निगरानी का फरीदा कुछ ऐसे अंजाम दिया कि पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन बाद एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। 1-2 रुपये का नहीं, 26 रुपये से ज़ायद का। इस इजाफे के बाद आवाम की चीखें निकल आई हैं। आवाम की चीखें पहले भी निकल रही थी, मज़ीद बुलंद हो गई हैं। क्या हाल है, लोग क्या कहते हैं, बयानिया क्या है, अवामी बयानिया क्या है, निगरान हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आता है या PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग कसूरवार और ज़िम्मेदार समझते हैं। ज़ाहिर है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है या पेट्रोलियम मसनूआत कह लीजिए, उस इजाफे के बाद एक साथ हम देखते हैं कि सिंक हो जाती हैं तमाम चीज़ें, एक साथ तमाम चीज़ें जो है वो इजाफे की जानिब चले जाती हैं। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह जो अगस्त का गुजरा है उसमें चीज़ों की कीमतों में, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मामूली सी कमी आई थी। अब वो मामूली कमी कितनी तेज़ी से बदलती है, आगे की तरफ बढ़ती है। ज़ाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान एक ऑपरेशन भी कर रही है, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन कर रही है। उस ऑपरेशन के बाद सूरत हाल देखेंगे कि लोगों को कुछ रिलीफ पहुँच रहा है क्योंकि डॉलर रेट के अंदर कमी आ रही है। तो तमाम ही चीज़ों का जायज़ा लेंगे, चलते हैं अवामी बयानिया जानते हैं, लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ये शर्ट आपने जो पहनी है, आपको पता है आपने किसकी पहनी हुई है? रोनाल्डो की। क्यों पसंद करते हैं इसको या बस वैसे ही जो शर्ट आसानी से मिल गई? ये हमारी लियारी का टीम है, ब्राज़ील। लियारी का टीम है हमारी, ब्राज़ील। ये हमारी पहचान है। हम लियारी में फुटबॉल जो खेलते हैं, जब ब्राज़ील में जो गरीब मुल्क है, हम लियारी में गरीब है। ब्राज़ील को इतना गरीब नहीं जितने गरीब हम हो गए। अभी तो अमीर हो गया ना, वर्ल्ड कप के जीत करने के बाद हो गया है। अच्छा, जब मैं अभी आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि आप रक्शे का जो फ्रंट स्क्रीन है उसको साफ कर रहे थे, तो क्या आप सारा दिन सफाई में गुजर जाता है या सवारी भी मिलती है? सवारी के इंतजार में बैठे हुए, अभी टाइम पास करने, जब सफाई करते सवारी लग जाती है तो हम लोग आ जाते हैं। सवारी पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो उससे आप किराया बढ़ा के पूरा कर लेते हैं या आपका मुनाफा भी कम होता है? सवारी जितना भी महंगाई हो, सवारी अपना पैसा वही कम देते हैं हमें। हम 400 बोलते हैं नहीं बहुत है, हम कहाँ से देंगे, 300 रुपये बहुत। फिर बोलते नहीं 200 रुपये में जाने तो जाओ, वरना नहीं। हम पुराने मॉडल का आपका रक्षा है, ये कितना तेल खाता है? एक लीटर में कितने किलोमीटर करता है? ये तो हम लोग चलाते हैं, हज़ार कमाते हैं, 500-600 का गैस डालते हैं, फिर 200 का एल डालते हैं, हमें बचता नहीं है। सारा दिन चला के फिर हमें 500-1000 रुपये बचता है, वो घर का किराया चलता है हमारा। तो आपका जो आमदन थी 500 या आप कह रहे हैं कि 600 रुपये बचाते हैं आप, वो पहले कुछ ज़्यादा थी या अब जो है वो उसमें कितना फ़र्क पड़ा होगा? अभी तो बहुत फ़र्क पड़ा है, अभी तो कुछ बचत ही नहीं है हमारा। हम जितना कमाते, रात को कमाते हैं, सुबह पैसे जेब में नहीं होते, नाश्ता करते, खाना खाते हैं, उसके बाद बचते ही नहीं है। पहले 35 रुपये 150 रुपये किलो गैस था, हमें बहुत फ़ायदा होता था। अभी हुकूमत ने इतना बढ़ा दिया, हम लोग परेशानी में आ गए। जितना कौन जिम्मेदार आपको कौन लगता है, कौन इसका, किसने ये हाल कर दिया पाकिस्तान में? ये जो भी आएगा अपना जेब भर के चला जाता है, तिजोरी भर के चले जाते हैं। हुकूमत का कोई नहीं सोचता। हुकूमत ऐसे ही गरीब थे और ज़्यादा गरीब हो गए। यानी कि आप कहते हैं कि आवाम गरीब हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, कोई सोचता नहीं। कोई एक बंदा आपको लगा हो इतने अरसे में कि अच्छा हुकूमत उसने बड़ी अच्छी की थी, बड़ा रिलीफ मिला था उसके दौर में? अभी तो उम्मीद ही छोड़ दी हम लोगों ने, ना किसी को वोट देंगे, ना पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। यार कोई आएगा अपना खजाना भर देगा, गरीब आवाम को तो भूखा ही मार दिया इन लोगों ने। तो लियारी के लोग क्या कहते हैं? आप लियारी के रहने वाले हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं? बहुत हालत ख़राब है, ना गैस है, ना लाइट है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहे है। ना पीपल्स पार्टी वाले, हम लोग खुद पीपल्स पार्टी वाले हैं। पीपल्स पार्टी वाले हमें पानी नहीं देते हैं, ना गैस देते हैं, ना बिजली देते हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अमन व अमान की सूरत हाल अभी लियारी की बेहतर है? रात आना जाना आसानी से हो जाता है? कोई अभी खतरा तो नहीं है? नहीं, अभी तो बिल्कुल शुक्र है अभी अल्लाह का। जब से नवाज शरीफ ने ये ख़त्म कर दिया ना, अभी बेहतर है। बेहतर है। चलें जी, कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ, वरना मुल्क के अंदर यही सुनते हैं कि हर चीज़ ही ख़राब है। आगे की तरफ चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? ये बताओ कि पेट्रोल महंगा हो गया, मुश्किल हो रही है? क्यों नहीं यार, बहुत मुश्किल हो गया। परेशान क्यों हो रहे हो, मुँह क्यों छुपा रहे हो? नहीं छुपा रहा ना। अच्छा, ये बताओ कि किसकी जिम्मेदारी है पेट्रोल को कम करना, कौन नाकाम हुआ है? यार ये तो हुकूमत का मसला है ना, बिल्कुल इतना महंगाई लेके आया ना, पेट्रोल महंगा हो गया। ऐसे PTI का हुकूमत दोबारा आ जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। PTI की हुकूमत में भी तो महंगा हो रहा था ना। अभी तो जो पेट्रोल बढ़ा है वो तो PTI वादा करके गई थी लेवी बढ़ाने की पेट्रोल पे, उस पर बढ़ा है। नहीं, PTI की हुकूमत में तो 150 रुपये का लीटर था, अभी तो 331 रुपये पे पहुंच गया। अच्छा, कितनी मुश्किल होती है कमाने में? कोई बचत में कमी हुई है या आप किराया बढ़ा के पूरा कर लेते हो? नहीं, अभी तो बहुत हुआ है ना, अभी तो लोग चलाते भी नहीं है ना।
कितनी बचत कर लेते हो आप एक दिन में इस रक्शे के ऊपर? अभी तो 800-700, और पहले कितना बचा रहे थे? पहले तो 1500-2000 तक हो जाता। यानी कि नाज़रीन इस वक्त मसला ये है कि बचत भी कम हुई है लोगों की, यानी कि आमदन भी कम हुई है और ख़र्चा भी जो है वो बढ़ गया है। तो ये तो रक्शे वाले भाइयों का किस्सा था। मज़ीद भी आगे चलते हैं, लोगों से ज़रा बात करते हैं। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? खैरियत से, ठीक ठाक। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, कितना फ़र्क पड़ रहा है ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ों को ख़रीदने में? हर चीज़ पे ही फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल से तो हर चीज़ ही महंगी होती है। कितना खर्चा बढ़ गया आपका तेल का? तकरीबन मेरे ख्याल से पहले जो 3000 में होता था, अब 6000 से ऊपर जा चुके हैं हम। तो आप काम क्या करते हैं? मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ। तो आपकी अपनी आमदन भी बढ़ी है या खर्चा ख़त्म बढ़ रहा है और आमदन भी बढ़ रही वो है? देते ही नहीं है लोग, पैसा देते ही नहीं है। मजदूर को थोड़ी देते हैं लोग पैसा। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट हो रहा होगा ना। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बस ये है, बेगम मेरी टीचर हैं और मैं खुद काम कर रहा हूँ, बेटी काम कर रही है, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो फिर जाके एक घर चल रहा है। तो पहले आप 2 लोग काम करते थे या एक काम करते? दो काम करते थे तो सारा चल रहा था सिस्टम। पहले मंथली हम लोग 2000-2500 में जो है ना पेट्रोल डलवाते थे, पूरा महीना स्कूल आना जाना, मेरा अपना आना जाना ये सब होता था। अब 6000 से भी ऊपर हो गए। तो आपको लगता क्या है, कौन जिम्मेदार है ये इतना ख़राब हालात का? ये हम ही जिम्मेदार हैं। क्या जिम्मेदारी हमारे ऊपर, क्या जिम्मेदारी आती है जो हमने पूरी नहीं की? अच्छी बात है, हम भुगत रहे हैं ना, हम डलवा रहे हैं। नहीं डलवाएं, गाड़ियाँ घर पे खड़ी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। क्या हाल क्या नज़र आता है आपको? लगता है पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर होंगे? ये तो ऊपर वाले ही कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता। ज़ाहिर है मायूसी से थोड़ा सा लोग परेशान उस वक्त ही होते हैं कि जब कुछ मिल गया। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है सर, आप सुनाएं? क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह का करम। कितनी बचत होती थी पहले, अब कितनी बचत हो रही है? कितना फ़र्क पड़ता है तेल के रेट से? सर तेल के रेट से तो कुछ भी बचत नहीं होती है और कुछ भी हासिल वसूल नहीं है। इन्होंने इतने महंगाई कर रखी है कि कोई हद नहीं, दिन ब दिन पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। कोई आप किराया बढ़ा नहीं देते क्या? किराया बढ़ा दिया करो। सर किराया बढ़ाते हैं मगर सवारी नहीं देती कि दूसरे लोग लेके जा रहे हैं कम पैसों में, क्या कर सकते हैं, कोई बचत ही नहीं है। तो दूसरे लोग कैसे लेके जा रहे हैं कम पैसों में जब उनके पास? उनके पास पता नहीं क्या है, वो लेके जा रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है, हर कुछ बढ़ा हुआ है, सब कुछ है, मगर फिर भी क्या कह सकते हैं, सवारी इसी वजह से तो वो हो जाती है परेशान। अच्छा चलो एक बात सुनो, यहाँ से मुझे जाना हो एम्प्रेस मार्केट, तो पेट्रोल में अब हुआ है तकरीबन 26-26 रुपये का इजाफा। तो आप किराए में कितना इजाफा करोगे? कल कितने में लेके जाते, कल परसों, और आज कितने में लेके जाओगे? कल इतने में लेके, कल का जैसे लेके आ रहे थे 200 रुपये में, अब यहाँ से 250 रुपये हो जाएंगे या 150 रुपये हो जाएंगे, ऐसे होते हैं। तो एक लीटर में कितना चलता है रक्षा? 1 लीटर में ये थोड़ा बहुत सही चल जाता है सर। कितना अंदाज़ा दे दो यार। अंदाज़ा कम से कम सही चल जाता है, फिर भी गुजारा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा कितनी आप जिम्मेदार किसको समझते हो इस सारी ख़राब सूरत हाल का? ये सूरत हाल का ख़राब है, जिम्मेदार हम तो हुकूमत को समझते हैं, निगरान वाली भी और जो पहले थी उसको भी। सब हुकूमतें सब चोर हैं। इससे पहले भी तो एक हुकूमत थी ना, खान साहब की, सुना है वो मुआहदा तोड़ गए थे। खान साहब तो थोड़ा बहुत कर रहे थे मगर उनको बैठने नहीं दिया ना किसी ने। 3.5 साल बैठे यार, और क्या ना बैठते? सर 3.5 साल बैठे हैं, वो उनको मौका मिलता तो वो और अच्छे काम कर जाते, मगर बैठने नहीं दिया ना किसी ने। बस जो भी पीछे थे, जो उनके साथ थे, उन्होंने बैठने नहीं दिया, उनको बेचारों को हटा दिया। टैक्स की सेटिंग आ रही थी, आज कुछ आ रहा था, मगर फिर भी नहीं करने दिया ना उन्हें। अभी जब हम उस वक्त बात करते थे ना इमरान खान के दौर में, तब भी लोग यही बात करते थे कि इसने बड़ा घर कर दिया। तो ये तो नहीं है कि हमारी आवाम हर किसी को ही ऐसे कहती है? नहीं, आवाम तो हर किसी के उसमें आ जाती है सर, क्या कह सकते हैं। मगर क्या जो पहले इसने तो बढ़ाए थे, मगर जो दूसरी बेटी हुकूमत उसने क्या करा, उसने तो उससे ज़्यादा डबल से ट्रिपल कर दिया। यानी कि जो आ रहा है वो रिलीफ नहीं दे रहा, वो चीज़ें बढ़ा रहा है। क्या हाल है रक्षे अपना चश्मे वाले भाई? बात तो सुनो, ये चश्मा कितने का है? ये चश्मा सही पहले मिल रहा था 100 रुपये का, अभी ये हमारे को मिल रहा है 250 रुपये का। अच्छा जी। ये कहाँ से आते हैं? ये पता नहीं, रावलपिंडी से मंगवा रहे हैं। यानी कि चाइना माल है? जी चाइना माल है। तो आपका गुजारा पहले कितने पैसों में होता था, अब कितना फ़र्क पड़ा है आपकी ज़िंदगी पे? सही पहले 500 में फ़र्क पड़ता था, काम चल जाता था, अभी 1000 में भी काम नहीं चल रहा है। दिन में कितना कमा लेते हो अल्लाह के हुक्म से? बस अल्लाह के हुक्म से ये हवाई काम है, कभी है कभी नहीं। आजकल कस्टमर को ज़्यादा बता रहे थे, वो भाग कर जा रहे, यार महंगाई पहले से बढ़ गया, ये चश्मा खरीदे जो हम घर चलाएं। यानी कि वो ये कहता है कि भाई ये चश्मा लगा के शोबाजी नहीं करता, मैं थोड़ा सा जो है वो गुजारा करूं, ये चक्कर हो गया लोगों का। जी महंगाई बहुत हो गया, सबका शोबाजी ख़त्म कर दिया। सबका शोबाजी महंगाई ने ख़त्म कर दिया जी। बड़े मज़े की बात है।
कि लोगों ने अगर शोबाजी करनी थी तो महंगाई ने ख़त्म कर दी है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मार्केट है, मार्केट में बहुत से लोग मुलाकात के लिए मौजूद भी हैं और बहुत से लोगों से बात भी हो रही है। आगे देखते हैं क्या मिलता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मौजूद हैं कराची के बाज़ार ज़ैनब मार्केट और उसके सराउंडिंग में बात हो रही है मुख्तलिफ ऐसे लोगों से कि जिनको पेट्रोल बम ने ज़ख्मी कर दिया है। कितने ज़ख्मी हुए हैं, कितना मुश्किल गुजारा हो रहा है, क्या मामलात हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम। अच्छा ये बताएं कि आप रक्शे पे सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सवारी नहीं मिलती क्या? सवारी तो भाई पैसे ही नहीं देती। इधर ट्रांसपोर्ट में कुछ चल जाता है कि सामान वामान छोड़ देते हैं, कुछ मिल जाता है। अब ये सामान लेके आए, ये हमें 1000 रुपये देते थे, आज उनसे पैसे 1200 रुपये बोल रहे तो बोले भाई क्या करें, 1000 रुपये ले जाना ले जाओ वरना छोड़ दो। 2600 रुपये का इजाफा हुआ है पेट्रोल में, तो कोई लिहाज नहीं है? कोई लिहाज नहीं है भाई। आप सवारी को बोलो, सवारी बोलते हम क्या करें, हम कहाँ से दें। हमने बोला हम क्या करें भाई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 332 रुपये 20 पैसे पेट्रोल हो गया। नहीं ये बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा है, आपकी बचत में कितना फ़र्क पड़ा है? भाई 2000 रुपये पेट्रोल जला रहे हैं तो 400 रुपये बच रहे हैं, 400 रुपये 500 रुपये, बहुत मुश्किल 2000 रुपये पेट्रोल जला के। तो पहले कितने बच रहे थे? पहले जब इमरान खान की हुकूमत 150 रुपये पेट्रोल था, अल्हम्दुलिल्लाह 2500 रुपये कमाते थे आराम से। अब खर्चा भी बढ़ गया है और आमदनी भी कम हो गई है, ऐसे ही है? खर्चा भी बढ़ गया है, आमदनी कम है, सवारी नहीं है, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, कोई सवारी नहीं होती। सवारी कहाँ जाती है, लोग पैदल चले जाते हैं, क्या कर रहे हैं? लोकल इस्तेमाल कर रही हैं आजकल सवारी लोकल बसें कोचें, ये लोग चिंची रखी है उसमें सवारी कर रही है। अच्छा ये बताएं कि इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसके जिम्मेदार भाई हुकूमत, और क्या कर सकते हैं। इमरान खान ने जो हुकूमत की माशाल्लाह सही चल रहे थे, उनको तो वेट चलाने ही नहीं दी हुकूमत। क्या सही चल रहा था? उसके अंदर भी तो पेट्रोल 100 रुपये से आ गया था 150 पे। 150 रुपये लीटर था, तो वारे में तो था कुछ कम से कम, यार 300-350 के करीब हो गया पेट्रोल। वारे में ही नहीं है, कारोबार नहीं है, सवारी नहीं है। जो पिछली हुकूमत थी वो भी यही बताती थी कि इमरान खान ने कुछ ऐसा गिड़चम कर दिया था कि काम ख़राब हो गया था। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ज़बरदस्त हुकूमत कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसको हटा दिया, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। चले बदकिस्मती है जी, आगे की तरफ चलते हैं, हर बंदे की अपनी राय है जी, आगे चलते हैं, लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? सलाम बाबा। कितनी बचत हो जाती है चाचा काम में? कहाँ बचत बाबा, 500-600 रुपये कमाते हैं यही यार। बचत कम हुई है, लोग अभी चप्पल तो टूटती होगी ना, लोग सिलवाई लेते होंगे नहीं? तो सिलवाते हैं बस, कोई इतना काम नहीं है बाबा। कौन जिम्मेदार लगता है सारे हालात का? ये भी हमारे को क्या मालूम बाबा, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ऐसे यहाँ की, अभी हम क्या कहेंगे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी अभी 45 साल उम्र है साहब। 45 साल? तो फिर चाचा तो ना हुए ना, आप तो मेरे हम उम्र ही हो गए। आ जाओ यार आगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हो ब्रदर? सर फोटोग्राफी का काम है हमारा। फोटोग्राफी के काम में कुछ बचत है या हालात सब की तरह आपके भी ख़राब है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बचत का इशू तो नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आजकल अब हम होते हैं इस्लामाबाद में, वहाँ से इधर आए जैकेट्स में लास्ट टाइम लेके गया था यहाँ से 5-5 हज़ार की, अब वही जैकेट 8-8.5 से नीचे वो बात ही नहीं करने को तैयार। यानी कि ज़ैनब मार्केट के अंदर भी बचत नहीं है जिस तरह पहले थी? फिर भी यही हालात हैं, हालात बिल्कुल लोगों के, ये तो जो नीचे वाला तबका वो तो पिस के रह गया सारा का सारा, उसके लिए हालात बड़े ख़राब हैं। यहाँ जब आप उनसे कह रहे हैं कि जी 5000 की जैकेट है, कितने अर्से पहले 5 की लेते थे आप? मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले लेके गया हूँ 3-3 हज़ार रुपये की यही जैकेट्स, तब 5 मांगते थे 3 में, अब 8 मांग रहे हैं तो 7 पे भी नहीं आ रहे। यानी कि रियायत करने भी कोई तैयार बिल्कुल तैयार ही नहीं है, और रो रहा है हर बंदा जिसके पास जाओ कहता है यार किराए, बिजली का बिल है, पेट्रोल ये हो गया, हर बंदा रोने को तैयार है। क्या लगता है आपको, मुल्क के हालात ऐसे ही चलेंगे या कुछ बेहतर होंगे? मुल्क के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक हमारे कुछ सुख का सांस नहीं लेते हैं, तो जब तक ये मामलात हैं तब तक कुछ भी नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह पाक का। कारोबार कैसा चल रहा है ये बताओ? कारोबार ठप है भाईजान। कारोबार क्यों यार इतना नाराज हो के क्यों बता रहे हो कारोबार ठप है? हुआ क्या है आखिर? आपको नहीं पता क्या हुआ यार, क्या हालात कर दिए हैं, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा यार, बुरा हाल करके रखा हुआ है यहाँ पर। कारोबार कहाँ जाएगा, कारोबार है ही नहीं। छुट्टी का दिन है इसलिए नहीं है या वैसे ही नहीं होता आजकल? आज कौन सी छुट्टी का दिन है, प्राइवेट वालों की छुट्टी है बस, बाकी सब सही है। अच्छा कारोबार वैसे वीक डेज में भी काम इसी तरह डाउन है? यही डाउन है बिल्कुल। मार्केट के लोग दिखते हैं यहाँ पे और कोई भी नहीं दिखता बड़े भाई। ये तो नहीं है कि सीजन आजकल ऑफ हो? नहीं सीज़न तो हमारा स्टार्ट हुआ है अभी, विंटर का तो काम स्टार्ट हो जाता है, विंटर का भी काम नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी है। अच्छा पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है कोई आपके कारोबार पे? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्या क्या चीज़ों में फ़र्क पड़ता है? अभी आप कितना पेट्रोल डलवा रहे थे?
326-27 रुपए हो गया ना। 326-27 आधा कर लें उसको, आधे में डलवा रहे हैं पेट्रोल। मैं 300 रुपया पेट्रोल डलवाता हूँ रोज़, अब कैसे पूरा करेंगे? कीमत में जब इजाफा होता है लोग उससे भी ग्राहक कम होता है। बिल्कुल होता है ना यार, हर बंदा अपनी सिचुएशन देखकर चलता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। 20,000 रुपये बंदे की तनख्वाह है, 326 रुपये का पेट्रोल कैसे अफोर्ड करेगा? वो कर ही नहीं सकता। कौन जिम्मेदार है सारे हालात? साइकिल ले लेगा, वो साइकिल चलाएगा। इस हालात का जिम्मेदार है कौन? हुकूमत है, ये वाली पिछले वाली कायज़म कौन? सारी ऑल टू ऑल कौन सही आया है? जो भी आया है सब ने जो है ना बेड़ा गर्क करा है सबका। हर बंदे ने अपने ज़माने में बड़ा कर किया। सब ने। क्या होना चाहिए मुल्क की? कोई हालात में आपको बेहतरी नज़र आती है या थोड़ी सी मायूसी सी है? मायूसी है, बिल्कुल है, हालात बेहतर नहीं होंगे। अल्लाह करे यार, अल्लाह ताला आपकी ज़बान ये वाली बात मुबारक ना करे, हालात बेहतर हो। दुआ तो आपकी भी यही है ना? मेरी दुआ यही है हो जाए, मगर मुल्क के हालात जिस तरह के हैं उस हिसाब से मुश्किल है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो जाए, कोई मसला। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो जाए। क्या काम करते भाईजान? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। तो गाड़ियों का काम डाउन है, आप है क्या है आजकल हालात कैसे हैं इंडस्ट्री? बराबर है, सब सही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। लेटा हुआ है? नहीं लेटा हुआ नहीं है, खड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अपना सूरत हाल क्या है, इतना तेल महंगा हो गया है, क्या चक्कर है? भाई ये तो उनको देखना चाहिए ना, जो पॉलिसीज बना रहे हैं। हाँ उसको देखना चाहिए, अगर उसने होल्ड ले लिया तो सारे काम को ठीक करे फिर। नहीं ऑपरेशन तो हो रहा है ना स्मगलिंग के खिलाफ, बाकी चीज़ों के खिलाफ। वो हम पे आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं होगा। अब देखें, जो गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ गया, साइकिल वाला पैदल हो गया। ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये स्मगलिंग के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? आप जाया करें, पकड़ा करें, ये चीज़ें आप शो किया करें ताकि लोग बोलने के काबिल बने कि भाई हाँ ये हो रहा है मसला, ये चीज़ ख़त्म की जाए। ये मीडिया को करना चाहिए ना, मीडिया के पास पावर है। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें स्मगल होकर आ रही हैं? आपके पास भी तो मत होगी ना कोई। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान में लूप होल्स हैं, किन जगहों पर ज़्यादा जो है वो लीकेज हो रही है? बहुत ज़्यादा लीकेज है, पेट्रोल में लीकेज है। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, बॉर्डर्स पे हमारा ये गंदम हमारी यहाँ से चली जाती है, चीनी यहाँ से चली जाती है। 10 रुपये की हम मिसाल है बेचते हैं, वापस 100 रुपये में हमें लेके आनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को जो है वो अपना ये जो है चीज़ें हैं इनको मैनेज करना चाहिए कि भाई ये कैसे करनी है, कैसे मैनेज होगा। अब हम तो लोग हैं, हम अल्लाह का नाम लेके चल जाएंगे, हमारा सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि हमसे जो पीछे हैं लोग, ये बेचारे क्या करेंगे, ये कैसे चलेंगे? ये आप क्या कहते हैं भाईजान? ये जा रहे हैं हम तो छोड़ के जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हो यार, बाहर क्यों जा रहे हो? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ, इसने BBA किया हुआ है, वो केमिकल इंजीनियर है। 2 साल हो गए बेरोजगार घूम रहे, क्या करें? केमिकल इंजीनियर अगर नौकरी ना मिले तो सुना है फील्ड से ही आउट हो जाते हैं, ऐसा है क्या? फील्ड से क्या, हम तो पूरे मुल्क से ही आउट हो रहे हैं। कहाँ से की थी आपने इंजीनियरिंग? मैंने मुल्तान से NFC से की थी। ये बैरिया कराची से की है। वो मेरे साथ दोस्त है, उसकी कल फ्लाइट है, वो भी जा रहा है, वो लैटविया जा रहा है। जिसको जिधर मिल रहा है चांस निकाल रहे हैं। अच्छा ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, लोग जो बाहर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये आज हो रहा है या हमेशा पाकिस्तान में होता है? मुझे तो लगता है हमेशा ही होता है यार। मेरे नज़दीक तो ये है कि हमारा मुल्क इस टाइम पे जो है ना वो चल ही उस पर रहा है, ये जो रेमिटेंस आ रही है। ये जो एक एंड वो होती है कि भाई हल्का हल्का रेमिटेंस आती रहे, थोड़ी थोड़ी बाकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इंडस्ट्री हमारी यहाँ से सारी ख़त्म हो गई है। अभी मैं वो जीन्स लेने आया, वो 700 रुपये की पैंट होती थी, वो कह रहा है 7,000 रुपये की। वो कोई मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही भाई। इंपोर्ट है, क्यों इंपोर्ट है जब हमारे इधर कुरंगी में, लांडी में इतनी इंडस्ट्री है? उसको भाई बूस्ट करो, उसको बनाओ, उसको टाइम दो ना। उनके पास बिजली होती है, लेबर का मसला, माल का मसला, कॉटन का मसला। कॉटन हमारा चाइना से भी अच्छा है, पॉलिस्टर में चलो हम उससे पीछे चले जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को वो कोई ख्याल ही नहीं करता। इंजीनियरिंग किस चीज़ में की है आपने? मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मैंने BBA किया हुआ। BBA किया। क्या काम कर रहे हैं आजकल? गाड़ियों का काम, कारोबार कर रहे हैं या किसी जगह जॉब कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहा था। तो वो इम्पोर्ट तो बंद हो गई गाड़ियों की, अब क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट खुली भी है, लेकिन डॉलर की वजह से जो है ना वो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। आज क्या है कल क्या है समझ ही नहीं आती। अब गाड़ी एक हम लेते हैं, बंदा खड़ी करता है, खड़ी करने के बाद बेचता है, ठीक है। हमें उस टाइम पे नज़र आता है कि भाई हमने 20 लाख के लिए 25 की बेच दी, वही हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 500 200 300 डॉलर का नुकसान हो जाता है। वहीं के वहीं खड़े होते हैं, लेकिन लग ये रहा होता है कि पैसे बड़े आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं जी? कंक्लूड करें ज़रा अपने दोनों भाई अपनी बात को। मैं तो यही कह रहा था कि जाना चाहिए सबको बाहर, इधर तो कुछ भी नहीं है। हम तो पहले कराची को समझते थे यहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता है। वो भाई शॉपिंग करने आया है, वो कह रहा है यहाँ पे तो सब कुछ महंगा है। तो बस ये जब हालत हो गई है तो मुल्क में रह के
के क्या करना है हमने? नहीं, लेकिन अपने मुल्क को छोड़ तो नहीं सकते ना यार। नहीं, मुल्क को छोड़ के मतलब जब मुल्क ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब रेमिटेंस भेजेंगे, थोड़ी थोड़ी रेमिटेंस ज़्यादा भेजेंगे, बैंक टू बैंक भेजेंगे। लेकिन अल्लाह ये हम ये दुआ करते हैं कि जिस टाइम हमारी डॉलर या रेमिटेंस आए वो ये वज़ीरों के घरों में ना जाए, ये हमारे बैंकों में पड़ी रहे, ये पैसे जो हैं वो हमारी आवाम के मतलब फ़ायदे में रहें, तो फिर शायद जो है वो हमारा बात बिल्कुल ठीक ही है कि रेमिटेंस आए तो ऐसा ना हो कि वो आमदन जो है वो डॉलर किसी के घर में जाके सेव हो जाए। आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहते हो चाचा? सपने बचाया ये गवर्नमेंट काम ही करेगी, उल्टे तो करेगा नहीं। महंगाई तो नहीं हो गई है, किराया कहाँ से निकालेगा आदमी? 700 रुपये महंगाई है, 700 रुपये हमारा झाड़ी हमारी, उसके अलावा घर पे किराया जो उनसे 2500 रुपये किराया देना पड़ता है, 2500 1000 रुपये कहाँ से निकालेगा आदमी? अभी 700 का मतलब ये है कि आप 20-21 हज़ार रुपये कमाते हो। कमाते हैं, कहाँ बचे? तो 20-21 हज़ार में कैसे गुजारा होता है? जरा उसकी मुझे ब्रेकअप बताते हैं। क्या 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 खर्चा होता है आपका? खर्चा घर में आटा है, चीनी है, घर का किराया है 15-20 हज़ार रुपये घर का किराया है, बिजली का देख लो बिल कितना आ रहा है। इतना कमाते नहीं, इतना बिजली का बिल भर देते। नहीं चाचा, तो आपके घर में एक से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं? माशाल्लाह अकेला कमाने वाला हूँ, 7 बेटी हैं, 1 बेटा है माशाल्लाह मेरा। मैं दर्जी काम करता हूँ, दिहाड़ी 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है रोज़ की, डेली की। लेकिन चाचा जब 21 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं और खर्चा आप बता रहे हैं 30-35 हज़ार का, तो कैसे फिर पैसे आते हैं? पूरा करता है, उस पर उम्मीद रखता हूँ मैं, किसी बंदे से नहीं मांगता, ऊपर करता है, मेहनत करता हूँ ना, हकलाल की रोज़ी कमाता हूँ। अच्छा चाचा, कोई ऐसा दौर गुजरा है आपकी ज़िंदगी में, आप जब से भी कमाना शुरू किया है, कि जब आपको कुछ बचत हो जाती थी बैंक में या जेब में रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते थे? इमरान खान की हुकूमत से पहले जो था बचत थी वो सही थी, उसके बाद इमरान खान आया और ये जो आए दोनों ऐसी तैसी कर दी पूरी हमारी। कितनी बचत हो जाती थी जेब में? कितने पैसे रह जाते? 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये होते थे जेब में। अब तो 4 आने जेब में नहीं होते। अभी घर से निकला हूँ 200 रुपये निकले, 5 रुपये जेब में पड़े, मैं क्या करके लेके जाऊँगा? आना जाना कैसे करते हैं? घर की तरह आपका? पैदल, लाइन्स एरिया पे घर है मेरा। यानी कि इलाके जहाँ नौकरी करनी है उसके करीब ही जॉब करो, पैदल आओ, वरना तो ये भी बचत नहीं है। यही बचत नहीं है। एक स्टाफ के 50 रुपये किराया है, आप ये देखें 50 रुपये किराया, और कमाते हैं 700 रुपये, कहाँ से पूरे करेगा आदमी? बिजली के बिल जो महंगे हुए हैं, तो उससे आप जिधर काम करते हैं वो बंदा भी तो परेशान होगा ना, जाहिर है। उसने काम करने वाले से 5 आदमी रह गए, क्या करेगा? लिखा बाकी 5 फारिग कर दी, क्या करेगा आदमी? जब बिजली का बिल इतना आ रहा है, काम है ही नहीं मार्केट के अंदर, कारोबार ही नहीं मार्केट के अंदर, क्या करेगा? 2 आदमी रखेगा फिर तो 4। के नाज़रीन, आफ्टर शॉक्स ये हैं कि बेरोजगारी भी हो रही है, और बेरोजगारी का जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि लोग रोजगार से जा रहे हैं और साथ साथ कमाई भी कम हो रही है। ये सारी सूरत हाल थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बड़ा अहम केस है। केस ये है कि सिंध के अंदर बहुत से ऐसे मुकदमात दर्ज हुए कि अगर उसकी तादाद देखी जाए तो तादाद का 80-85-90% के करीब बाइज़्ज़त बरी हो गया। किस हवाले से मुकदमात थे, क्यों बाइज़्ज़त बरी हो गए, डाटा क्या कहता है, फिगर क्या कहती है, ज़रा ब्रेक के बाद जायज़ा लेंगे। जुनेद शाह हमारे साथ होंगे, हमारे कोर्ट रिपोर्टर, उनसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अदालत में बड़ी बड़ी खबरें हैं। ज़ाहिर है कि काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन उमर अता बंदियाल के जाने के बाद बड़ी खबर ये थी कि नैब तरामीमी बिल कालदम करार दे दिया था उन्होंने जाते हुए। लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं कि जो हमारे निज़ाम इंसाफ की कलाई खोलती हैं, निज़ाम इंसाफ को बयान करती हैं वाज़ेह तौर पे कि हम लोग सियासी मुकदमात को अहमियत देते हैं और आम आदमी को मिलने वाला इंसाफ वो उसके ऊपर गुफ्तगू कोई नहीं होती, वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जाता है। अगर मिलता भी है तो इतनी ताख़ीर से मिलता है कि इंसाफ का कत्ल उसे कहते हैं। मेरे साथ कराची से हमारे कोर्ट रिपोर्टर जुनेद शाह मौजूद हैं। जुनेद, क्या ऐसी खबर है कि जो आप नाजरीन को, आप स्पेशली आपने कहा कि जी इसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, आप फिगर्स भी कुछ हमें देंगे, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे भी। क्या खबर आपके पास ऐसी है कि जो आपको लगा कि इतना उस पर आपने काम किया हुआ है कि वो निज़ाम इंसाफ का सही चेहरा लोगों को दिखाने के लिए प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहिए? देखिए, हमने अभी खबर ब्रेक की थी कि सिंध भर में 28 अजला हैं और 28 अजला में एंटी रेप यानी कि जो ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमात हैं वो तकरीबन 999 मुकदमात के गुज़िश्ता 2.5 सालों में फ़ैसले हुए। इन मुकदमात में जो है वो 878 मुकदमात में मुल्ज़िमान जो है वो बरी हुए हैं। ये एक बड़ा फ़िगर है, क्योंकि इस अगर मैं बात करूँ शायद थोड़ा सा तल्ख़ जुमला हो जाए, इस पर हमारी अदालत नाराज़ भी हो जाए कि ये अदालती निज़ाम की एक तरीके से नाकामी है कि 999 मुकदमात के फ़ैसले हुए, इसमें से 878 मुकदमात जो... एक मिनट ना जुनेद, अदालती निज़ाम आप कह रहे हैं, मुकदमे को इस काबिल बनाना
कि वो अदालत के अंदर दुरुस्त साबित हो और मुकदमा कहलाए, ये तो प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन की ज़िम्मेदारी है कि उसने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, प्रोसिक्यूशन ने कैसे कोर्ट के अंदर उसको जो है वो लड़ा, सबूत किस तरह से जमा हुए। तो अदालत के ऊपर कैसे इल्ज़ाम हम दे सकते हैं कि जब मुकदमा जो है वो ठीक तरीके से बना ना, उसकी पूरी तफसील ज़रा बताएं ना। देखें ना, ये बहुत बड़ी फिगर है कि तकरीबन अगर 1000 मुकदमात में से आप समझ लें कि जो है वो 95% या 90% मुकदमात जो है उसमें मुल्ज़िमान को सज़ा ही ना हो, तो इसका मतलब तो ये है कि या तो वो मुकदमात इंतकामी बुनियादों पर हो रहे हैं या उसके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हो रही। तो आपकी स्टडी क्या है इसके हवाले से? देखिए, जितने भी मुकदमात होते हैं इसमें नाकामी प्रोसिक्यूशन की होती है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो पुलिस और सरकारी वकील होता है। सरकारी वकील जो है वो सरकार की पैरवी कर रहा होता है, अदालत की मामलत भी करता है। बात की जाए तो सरकारी वकील ही गाइड कर रहा होता है पुलिस को कि आपने कैसे तफ्तीश करनी है, शवाहिद कैसे इकट्ठा करने। जब वही आपका नाकाम होगा और पुलिस आपकी नाकाम होगी शवाहिद पेश करने में, तो अदालत मजबूर होती है कि इन मुकदमात का फ़ैसला यानी कि वो मुल्ज़िमान के हक़ में जाता है। लेकिन जहाँ तक ख्याल है कि अदालत जब ऐसे मुकदमात का फ़ैसला करती है, तो हमने माजी में भी देखा है कि जब कोई जज फैसला करता था तो साथ साथ वो पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को भी शो कॉज नोटिस करता था कि आपने जो मुकदमा बनाया अगर ये मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ नहीं बनता था तो आपने ये मुकदमा क्यों बनाया। इससे अदालती वक्त भी ज़ाया हुआ है और जो मुद्दई जो मुल्ज़िमान हैं उनकी साख को भी नुकसान पहुँचा। बल्कि इसमें सबसे अहम बात यह है, देखें कोई और इल्ज़ाम हो ना जुनैद, उस इल्ज़ाम के ऊपर शायद इतनी बड़ी किरदार कुशी ना हो। अगर ये 800 साढ़े 800 लोग जो आपने मुझे बताया कि बाइज़्ज़त बरी हो गए, लेकिन आप ये देखें कि अगर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम गलत था तो मुकदमा दर्ज हुआ, वो कोर्ट के अंदर आया। पहली बात तो इस बात पे दिल नहीं मानता कि सारे के सारे मुकदमात ही गलत जो है वो हुए होंगे, लेकिन आप सोचें कि उस फ़र्द की साख का क्या होगा कि जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा, उसके घर वाले, उसके बच्चे। तो बहरहाल ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इसकी मुझे आप ज़रा तफसील बताएं ना सारी, कि मुकदमात जो हैं उसमें अदालतों की जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, क्योंकि तभी अंदाज़ा हो सकेगा कि फ़ैसले किस बुनियाद पर हुए। देखिए, पहले सबसे तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 999 मुकदमात है जिनके गुज़िश्ता 2.5 साल में फ़ैसले हुए, इसमें 878 मुकदमात थे जिसमें मुल्ज़िमान बरी हुए। अच्छा, इस 2.5 साल के दौरान सज़ाओं का जो तनासुब है वो 12% है, जबकि जो बरी होने का तनासुब है वो तकरीबन 88 से 89% रहा है। अच्छा, जब ये अदालत में जब ये केस चल रहा होता है तो अदालत प्रोसिक्यूशन से, पुलिस से ही कहती है कि भाई आप जो मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो ठोस शवाहिद या जो ऐसे एविडेंस है पेश करें ताकि जिससे साबित हो सके कि हाँ भाई मुल्ज़िम ये इस जुर्म का मर्तकिब हुआ है। अच्छा, बाज़ केसेस में हमने ये देखा है कि रेप के केसेस तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती है उनके अहल खाना होते हैं वो गवाही के लिए इसलिए नहीं आते कि उन्हें डर होता है कि हमारी बदनामी होगी या हम जब कोर्ट में आएंगे तो लोग हमें देखेंगे, जो माशरे में एक उनका मुकाम है वो मज़ीद और गिर जाएगा। तो एक ये डर भी, और दूसरा डर ये होता है कि इस तरह के जो मुल्ज़िमान होते हैं उनका खौफ होता है ख़वातीन को और उनके अहल खाना को कि ऐसा ना हो कि ये तो मतलब उन्हें यकीन हो गया है कि अदालतों से ये बासानी छूट जाएंगे। बासर लोग भी होते हैं ना, ज़ाहिर है बासानी ये छूट जाएंगे और बाहर आके फिर इन्हें दोबारा से तंग करेंगे। तो एक बड़ी वजह ये है कि हमारे वहाँ जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर भी अमल दरामद नहीं है। एंटी रेप ट्रायल एक्ट जो है वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम मुल्ज़िमान छूट चुके हैं। सबसे बड़ा जो काम करना चाहिए पुलिस को और अदालती निज़ाम को, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको फ़ाल करें और उस पर अमल दरामद करें ताकि जो गवाहान है वो बासानी कोर्ट आ सके। अच्छा, इन मुकदमात के अंदर जो 800 साढ़े 800 लोग बरी हुए, बाइज़्ज़त बरी हो गए ना, ज़ाहिर है, तो उनके केसेस में कोई कोर्ट ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी कि इस केस को कहीं पे ख़राब किया गया, वो बचाया गया, उस हवाले से आपने कोई स्टडी की है कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं उसमें? देखिए, तकरीबन जो 999 मुकदमात में से जो बेशतर जो बरी हुए हैं उसमें जजमेंट्स में यही लिखा गया है कि ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था, और जब ये इल्ज़ाम आयद किया और केस जब शुरू हुआ, जब चालान आया तो चालान के अंदर जो गवाहान की फहरिस्त थी वो तकरीबन 10 से ज़ायद, किसी में 15 किसी में 18 गवाहान शामिल थे। लेकिन जब मुकदमा शुरू हुआ तो वो गवाहान ना पेश हुए और ना ही पुलिस ने कोई ऐसे शवाहिद पेश किए जिससे ही साबित हो कि हाँ भाई ये मुल्ज़िम ने या मुल्ज़िमान ने खातून के साथ ज़्यादती की है, या वो खातून भी पेश हो के अदालत में बयान दे दें कि भाई ये मुल्ज़िम था और इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो शायद उस मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती थी। तो बस असल में जो मसला, आप, मैं समझ गया आपकी बात कि गवाह पेश नहीं होते, इसको आप कह लें कि एक फहरिस्त आती है गवाहान की, गवाह पेश नहीं होते, मुकदमा ख़राब हो जाता है, बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। इसमें एक बड़ी वजह भी ये भी है कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि अदालत जब जजमेंट दी तो उसमें ये लिखा, रिमार्क्स भी दिए कि कहाँ जो है वो निज़ाम की हमारी नाकामी है, पुलिस की नाकामी है कि ये मुकदमात तो बन जाते हैं लेकिन ये मुकदमात बनने के बाद
कोर्ट में उस तरीके से नहीं चल पाते या पुलिस उस तरीके से पेश नहीं कर पाती, या तो हमारी पुलिस नाकाम है या फिर हमारे इदारे नाकाम है जो इस तरह के केसेस में फॉलो नहीं करते या लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान जो इन मुकदमात से छूट रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जुनैद मेरे साथ मौजूद थे। इस केस को डिस्कस करने का, इस केस के ऊपर बात करने का सिर्फ एक ही मतलब था, एक ही मकसद था कि सिंध में अगर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से या कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन की वजह से या गवाहों के पेश ना होने की वजह से कोई भी मामला हो, अगर लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, देखिए अगर कोई गलत मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज हुआ है तो उस पर कोर्ट्स को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा से मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और महसूस होता है। जो हमारा ख्याल है, जो जुनैद शाह ने डाटा हमें पेश किया, जिसकी बुनियाद पर हमें ये महसूस होता है कि यहाँ पर मामला है असर रसूख का। एक मुकदमा दर्ज तो हो जाता है, एक हादसे की इत्तला तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद असर रसूख वाले मुल्ज़िमान न सिर्फ गवाहों को डिस्टर्ब करते हैं, अदालत में पेश होने से रोकते हैं, इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जब अदालत में केस पेश होता है तो मुल्ज़िम बाइज्जत बरी हो जाता है और जिसकी शिकायत होती है वो मुँह छुपाए फिरता है कि अदालत तक गया भी मामला, शिकायत भी दर्ज करवाई, गवाहान को भी तैयार किया गवाही के लिए और वो अदालत नहीं पहुँचे। हुकूमत को ये सोचना होगा कि कानून साजी ऐसी की जाए, विटनेस प्रोटेक्शन के मामले को इतना मौसर और असरअंदाज बनाया जाए कि जिसकी बुनियाद पर, और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी यही उम्मीद होगी, दरख्वास्त होगी कि लोअर कोर्ट्स में पेश आने वाले इन मामलात की ये ज़रूर जायज़ा लिया जाए कि इतने मुकदमात अगर गलत दर्ज हो रहे थे तो आइंदा होने नहीं चाहिए, और अगर ठीक दर्ज हो रहे थे तो इन मुकदमात के ऊपर कमज़ोर प्रोसिक्यूशन या कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर लोग जो बाइज्जत बरी होते रहे, अपने असर रसूख की बुनियाद पर, अपने पैसे की बुनियाद पर, उसने निज़ाम इंसाफ के चेहरे के ऊपर एक और दाग लगा दिया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।